यस फ्रेंड्स, सीए इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यूज बुकलेट जस्ट रिसेंटली फरवरी में पब्लिश कर दिया है जो एप्लीकेबल है मई 26, सितंबर 26, जनवरी 27 एग्जाम के लिए। सो टैक्सेशन पोर्शन का आज से डिस्कशन शुरू करते हैं दोस्तों। इंस्टीट्यूट ने 30 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस दिया है, हर एक क्वेश्चंस के अंदर 4-5 है। सो अगर इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेते हो सो डेफिनेटली एग्जाम में जो वो 30 मार्क्स का फेयर रहता है ना, विथ कॉन्फिडेंस आप निकाल लोगे। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस है, अपने पार्ट वाइज करेंगे। आज पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सो दोस्तों, जब भी कोई प्रोविजंस आएगा जिसपे क्वेश्चन सेट किया है, हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे सो डेट आपके कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए। तो बहुत केयरफुली सुनिएगा और कैलकुलेशंस भी आप लोग कर लीजिएगा साइड में कॉपी में, या ये मैं डाउनलोड करके या हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दिया है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे है, और सी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अपना सुहाना सफर सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू इनकम टैक्स का फर्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर शशिकांत, एज 45 ईयर्स, इंडियन सिटीजन, member of crew of Singapore bound Indian ship engaged in carrying of passengers international traffic from Chennai port 29 मई 25 को डिपार्ट किया। आपको तो पता ही है, इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर इंडियन शिप होता है तो इनके लिए एक तो 60 डेज वाला कंडीशन नहीं लगेगा, और दूसरा ये लोग कितने दिन इंडिया के बाहर रहेंगे वो साइनिंग इन से लेकर साइनिंग ऑफ तक का पीरियड को भी मान लिया जाता है इंडिया के बाहर है। दैट्स इट, और कुछ है नहीं। डेट इंटर इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग द शिप, शिप ज्वाइनिंग का डेट है 29 मई 25। डेट इंटर इनटू कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइनिंग ऑफ। तो ये पीरियड आपको सबको याद होगा। इस पीरियड में मान लिया जाता है कि इंडिया के बाहर है। ही स्टेड इन इंडिया फॉर लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, 25-26 के पहले 400 डेज, 750 डेज इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। लगता है ये क्वेश्चन अपन डिस्कस किए हैं क्लास में भी, कोई बात नहीं। he received salary 7,20,000 in non-resident external account। इसे अपने कुछ ही दिन पहले इंसिडेंस ऑफ टैक्स के कंसेप्ट पे डिस्कस किए थे, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया गया था। नॉन रेसिडेंट सीफेयरर्स, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट एग्जेम्प्ट होता है, वो नॉट टैक्सेबल है। अगर इंडिया में भी मिले तो भी नॉट टैक्सेबल है। सो अच्छा पॉइंट है। ये सारे पॉइंट अपन डिस्कस किए थे कुछ दिन पहले। 720 नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेन्नई ब्रांच। ही फर्निश्ड अदर डिटेल्स ऑफ अदर इनकम भी कुछ दिया है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय एक्स लिमिटेड सिंगापुर कंपनी रिसीव्ड इन सिंगापुर पे। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन पाकिस्तान रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया पे मिला है। तो इंडिया में कोई भी इनकम मिलेगा तो कहीं कोई भी हो आप, आर ओ आर एन ओ आर, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल। रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई, इंसिडेंट्स में बताया गया था रेंट रिसीव, सैलरी रिसीव रहेगा तो रेंट रिसीव दिया रहेगा तो 30% माइनस कर लीजिएगा हाउस प्रॉपर्टी का, लैंड का नहीं, हाउस प्रॉपर्टी का, और रेंट और सैलरी रिसीव रहेगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस देना है। बेटा ये क्वेश्चंस पढ़ लिया, बेस्ड ऑन द फैक्ट केस सिनेरियो चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सो आप लोग को जब भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, एक नॉर्मल रीड लगाना है आपको, और उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ के जिस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा है उस टॉपिक पे इन डेप्थ स्टडी करना है। पहले से ही एनालिसिस करने क्या कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। नाउ व्हाट इज मिस्टर शशिकांत रेसिडेंशियल स्टेटस? अब हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने वाले हैं। तो रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए वो एक इंडियन सिटीजन है, क्रू मेंबर, इंडिया में रेसिडेंट तभी होगा अगर वो 182 डेज का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करे तो, या और भी सिचुएशन में फंस सकता है अगर इंडियन इनकम 15 लाख हो तो पहले 182 डेज के हिसाब से देखते हैं दोस्तों। तो वो अप्रैल में इंडिया में था, अप्रैल में 30 डेज, और मई में ये पॉइंट याद होगा 29 मई से वो आउट ऑफ इंडिया माना जाएगा। सो 28 मई तक इंडिया में था, 28 मई तक इंडिया में था, जून पे नहीं है,
जुलाई पे नहीं है, अगस्त पे नहीं है, सितंबर नहीं है, अक्टूबर नहीं है, नवंबर नहीं है, दिसंबर 19 को आ गया तो 19 भी इंडिया के बाहर माना जाएगा। तो दिसंबर 19, सो 31 से -19 कर लीजिए। दिसंबर में 12, जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31। तो चलिए काउंट करते, 30 प्लस 28 प्लस 12 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31। ओ माय गॉड, 160 डेज है। तो ये 182 डेज को क्वालिफाई नहीं किया, तो यहाँ तक के हिसाब से वो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। 60 डेज वाला कंडीशन नहीं चाहिए। और एक था 120 डेज और मोर, और 4 PPY में 365 डेज, 4 PPY में 365 डेज तो है, बट यहाँ पे इंडियन इनकम शुड एक्सीड 15 lakhs। रेसिडेंशियल स्टेटस और इंसिडेंस पे बहुत पढ़ाए थे, भूल न जाना। अब उनका इनकम देखते हैं। ये तो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है, ये तो टैक्सेबल ही नहीं है, ये आउटसाइड इंडिया ही माना जाएगा। अब हम लोग देखते हैं डिविडेंड, ये भी नहीं, इंडियन इनकम भी उतना है नहीं उनका 15 lakhs। तो आंसर बिकम्स नॉन रेसिडेंट दोस्तों, तो वो बन जाएंगे नॉन रेसिडेंट। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नॉन रेसिडेंट बन गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वुड बी टोटल इनकम ऑफ शशिकांत। नॉन रेसिडेंट होगा तो इंडिया में रिसीव्ड या इंडिया में एक्रूड ही टैक्सेबल होगा, आइदर रिसीव्ड इन इंडिया और एक्रूड इन इंडिया। सो आइए दोस्तों देखते हैं, ये तो होगा ही नहीं, और ये टैक्सेबल हो जाएगा 2,50,000। 2,50,000 टैक्सेबल, और रेंट रिसीव चेन्नई पे 360। सो दोस्तों यहाँ पे 2,50,000 रिसीव्ड इन इंडिया और रेंट रिसीव्ड है 3,60,000। 30% हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है, माइनस करके 3,60,000 इंटू 70%, 2,52,000 plus 2,50,000. Now it becomes 5,02,000. So 5,02,000 ऑप्शन सी। यहाँ पे ऑप्शंस भी दिया रहेगा, 1 नॉन रेसिडेंट, और फिर दूसरा 5,02,000। दोनों के दोनों आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Assume for the purpose of answering this question only, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मिस्टर शशिकांत हैज ट्रांसफर हिज हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई टू हिज माइनर मैरिड डॉटर ऑन 1 अप्रैल 25। माइनर मैरिड डॉटर को अगर ट्रांसफर किया जाता है तो नो डीम्ड ऑनर, नो डीम्ड ऑनर आपको HP में पढ़ाया गया होगा, नो डीम्ड ऑनर। बट माइनर मैरिड डॉटर को जो इनकम मिलेगा वो मम्मी या पापा जिसका इनकम हायर है उसमें क्लब होगा। हिज वाइफ इज हाउस वाइफ, डज नॉट हैव एनी इनकम। तो माइनर मैरिड डॉटर को इस घर से जो इनकम मिलेगा वो क्लबिंग पे आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द माइनर मैरिड डॉटर रिसीव रेंट फॉर हाउस प्रॉपर्टी, इन सच केस व्हाट वुड बी द टोटल इनकम इफ ही हैज शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट। तो ये HP वाला इनकम 2,52,000 क्लब हो जाएगा, लेकिन छोटा बच्चा समझ के नॉर्मल स्कीम में 1,500 एग्जिम्पशन दे देना। 2,52,000 माइनस 1,500, तो ये बना 2,50,500, और ये 2,50,000 वो तो था ही, 2,50,500, तो 2,50,000 प्लस 2,50,500, तो ये ऑप्शंस बन जाएगा 5,05,000। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर किया है तो डीम्ड ऑनर नहीं, क्लबिंग पे आएगा। अगर यहाँ पे माइनर सन को या अनमेरिड डॉटर को देता तो डीम्ड ऑनर माना जाता, तो पूरा HP वाला इनकम ही टैक्सेबल होता, 1,500 का एग्जिम्पशंस वाला चक्कर नहीं आता। नेक्स्ट
सिर्फ ये पॉइंट सिर्फ यहाँ के लिए था, ये HP या तो शशिकांत के होगा या माइनर का। फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, ओनली दिस क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नहीं। मिस्टर शशिकांत वुड लाइक टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी, कंसल्टेड यू टू कंप्यूट सेम, अकॉर्डिंगली टैक्स लायबिलिटी विल बी राउंडेड। आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, वो नॉन रेसिडेंट है, उनका इनकम ये आएगा 5,02,000 और तो कुछ है नहीं, 5,02,000 नॉन रेसिडेंट को एक्सटर्नल अकाउंट पे सी फेयरर्स को मिलेगा तो वो नॉट टैक्सेबल है, इंडिया में मिलेगा फिर भी मान लें कि वो बाहर काम किया बाहर ही मिला। सो 5,02,000 पे टैक्स लगेगा। डिफ़ॉल्ट स्कीम पे भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और नॉर्मल स्कीम पे भी, जिधर कम होगा उधर चलेंगे। सो दोस्तों 4 लाख पे तो टैक्स नहीं लगेगा और फर्स्ट 4 लाख पे नो टैक्स, एंड ये नॉन रेसिडेंट है, इनको रिबेट नहीं मिलेगा, अदरवाइज 12 लाख तक के इनकम पे टैक्स ही नहीं मिलता। नॉन रेसिडेंट है तो इनको रिबेट भी नहीं मिलेगा तो टैक्स लगेगा। तो 1,02,000 पे 5%, 1,02,000 पे 5%, 5,100 रिबेट नहीं मिलेगा अंडर 87A बिकॉज नॉन रेसिडेंट है, लिख के रखना। और 4% सेस जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5,304, डेट इज 5,300 टैक्स निकलेगा डिफॉल्ट स्कीम पे। एंड नॉर्मल स्कीम पे अप टू 2,50,000 नील, और 250 से 5 लाख तक 12,500, ये तो बहुत ही हो गया। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस 5,300 ऑप्शन सी। सो दोस्तों यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा से डिटेल्स भी दे दिया 5,300। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको देखने से लगता है कि ये कभी भी एग्जाम पे आ सकता है। याद होगा आप लोगों को, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया एज क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप या फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया 60 डेज वाला नहीं लगेगा। और यहाँ पे 15 लाख वाला भी देखना नहीं है क्योंकि 15 लाख तब लगता है जब कम्स टू इंडिया ऑन विजिट। सो दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन डन। नाउ वी आर स्टार्टिंग केस सिनेरियो नंबर 2। Mr. Suraj, 48 years, furnishes following details for previous industrial undertaking special economic zone SEZ in March 18 पे, मार्च 18 पे स्टार्ट किया, बिगिन अप्रैल 18 से काम शुरू कर दिया। टोटल सेल्स 85 लैक्स, एक्सपोर्ट सेल्स प्रोसीड्स रिसीव इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, तो वो आपको पता होगा जितना रिटर्न भरने का डेट तक ट्रांसफर करेंगे उसी पे ही आपको एग्जेम्पशंस मिलेगा 45 लाख। डोमेस्टिक सेल्स 40 lakhs, प्रॉफिट इज 20 lakhs, एक्सपोर्ट सेल 25-26 इंक्लूड्स फ्रेट एंड इंश्योरेंस 5 लाख फॉर डिलीवरी गुड्स आउटसाइड इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब आप एक्सपोर्ट सेल, टोटल सेल्स और एक्सपोर्ट सेल का मीनिंग पढ़े थे तो वहाँ पे कुछ आइटम्स एक्सक्लूडेड था। फ्रेट इंश्योरेंस फॉर डिलीवरी आउटसाइड इंडिया, ये आपके टोटल सेल्स पे भी नहीं आएगा और एक्सपोर्ट सेल्स पे भी नहीं आएगा। तो आगे के लिए ध्यान रखना, ये 80 लैक्स और ये 40 लैक्स, ये भी क्वेश्चन आपने किया होगा दोस्तों। ही रिसीव रेंट 25,000 पर मंथ फॉर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट टू सुधीर अ सैलरीड इंडिविजुअल, घर भाड़े पे लगाया। ही अर्न इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट बैंक अकाउंट आपको तो याद ही होगा, अदर सोर्स में आता है। फिर 80 TTA में 10,000 का डिडक्शंस। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस, ये दोनों एडजस्टमेंट बहुत सारे क्वेश्चंस पे दिया है तो ध्यान रखना। यहाँ पे 3,500 का एक एग्जेम्पशंस भी है। तो अभी कुछ एनालिसिस नहीं करेंगे, दिमाग में रिकॉल हो जाएगा ना, बहुत बड़े हैं तो ध्यान दीजिएगा, बट एनालिसिस मत कीजिएगा। पता नहीं हमें क्या क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछा है। बेस्ड ऑन फैक्ट चूज मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। कंप्यूट अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर, टोटल टर्नओवर फॉर कंप्यूटिंग डिडक्शंस। एक्सपोर्ट टर्नओवर, टोटल टर्नओवर कितना होगा, तो बेटा यही होगा 80 लैक्स एंड 40 लैक्स। 80 लैक्स एक्सपोर्ट टर्नओवर 40 लैक्स, तो ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी को मार्क कर दिया जाए कंप्यूटर महाराज।
ये बहुत आसान था। क्वेश्चन 2, कंप्यूट डिडक्शंस शिफ्टिंग आउट अंडर डिफॉल्ट स्कीम। डिफॉल्ट स्कीम पे डिडक्शन नहीं, और 10A का डिडक्शंस थोड़ा सा याद आ रहा होगा। फर्स्ट 5 ईयर्स में 100% प्रॉफिट, नेक्स्ट 5 ईयर्स पे 50% प्रॉफिट। सो नेक्स्ट 5 ईयर्स पे 50% आपको डिडक्शंस मिलेगा। तो आपने 18 में किया था और अपना 25 26 है, तो 50% वाला ग्रुप में आएगा। तो डिडक्शंस कितना मिलेगा ध्यान से देखना। ये 20 lakhs का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाई टोटल टर्नओवर ले लेंगे 80 lakhs, इंटू एक्सपोर्ट से ले लेंगे 40 lakhs। इसका 50%, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर्स में नहीं है, 6 7 8 9 10th ईयर पे है। सो दोस्तों 20 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 40 इंटू 50%। सो 5 लाख का डिडक्शंस, 5 लाख का डिडक्शन, ये ऑप्शन डी। Assume for the purpose of this question only सूरज established SEZ and 21 पे, 21 पे होगा तो नो डिडक्शन। कंप्यूट अमाउंट ऑफ डिडक्शंस, इसका नो डिडक्शन नील, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन देखेंगे, नो डिडक्शन वुड बी अवेलेबल सिंस सूरज हैज नॉट बिगन मैन्युफैक्चरिंग टिल 31 मार्च 20 तक। आपको आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना था, उसके बाद करेंगे तो डिडक्शंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 3 CBC के लिए था, और अभी तो ओरिजिनल क्वेश्चन में 18 है तो डिडक्शंस तो मिलेगा। नाउ कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 25 26 इफ ही शिफ्टेड आउट। टोटल इनकम चाहिए, तो सबसे पहले PGBP में आपका प्रॉफिट कितना था। PGBP में प्रॉफिट था 20 लाख। आपको 10AA का डिडक्शंस मिलेगा 5 लाख बाद में। PGBP का 20 ओके, कितना डिडक्शंस मिलेगा वो भी लिख लेते हैं, 5 lakhs। और कुछ इनकम है क्या देख लेते हैं, और भी कुछ इनकम है। हाँ है सर, ही रिसीव 25,000 पर मंथ रेंट। तो रेंट रिसीव HP का इनकम देखेंगे। HP का रेंट मिला था 25,000 इंटू 12 का 70% टैक्सेबल होगा। 25,000 इंटू 12 इंटू 70%, 2,10,000 HP का इनकम आएगा, 2,10,000। और क्या इनकम था, सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट, अदर सोर्स में 12,500 ये आएगा। पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट 5,500 था, उससे 3,500 एग्जेम्प्ट है, 2,000 आएगा। और 80 TTA में 10,000 का आपको डिडक्शंस मिल जाएगा TTA में। सो काउंट करिए कितना हुआ, 20 लाख प्लस 2,10,000 प्लस 12,500 प्लस 2,000। सो ये आ गया 22,24,500 माइनस 5 लाख माइनस 10,000, ये यू आर गेटिंग 17,14,500, 17,14,500। और ये आपका ऑप्शन 17,14,500 दोस्तों, 17,14,500। इंस्टीट्यूट ने एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा दे रखा है, तो आपको समझने में बहुत तकलीफ नहीं होगा। एटलीस्ट 15 अच्छे सिनेरियो को मैं डिस्कस कर लूँगा, एंड बाकी का आप लोग खुद कर लेना दोस्तों। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड केस सिनेरियो 3। बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, बस एक बार नॉर्मल रीड करना, जो आपको अच्छा लगता है अंडरलाइन कर लेना, बट एनालिसिस मत कीजिएगा क्या होगा उसका आउटकम क्वेश्चन देख कर ही। कभी कुछ और सोच लेंगे, क्वेश्चन कुछ और पूछेगा, फिर मोहे मोहे हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। Mr. Kishan engaged in activities of agricultural land situated in India. Total area is 5 acre.
एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जेम्प्ट होता ही है। एक्टिविटी ए, ही ग्रो सैपलिंग सीडलिंग इन नर्सरी स्प्रेडिंग ओवर 1 एकड़ जमीन पे सैपलिंग सीडलिंग सेल प्रोसीड्स 5 लाख, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 1,40,000, बेसिक ऑपरेशंस नॉट परफॉर्म। ये एग्रीकल्चरल इनकम है, ये एग्जेम्प्ट होता है, एग्रीकल्चरल इनकम है और ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है दोस्तों। नेक्स्ट, ही एक्टिविटी बी, ही ग्रोस कॉटन ऑन 3 एकड़ लैंड, 3 एकड़ लैंड पे कॉटन ग्रो करता है। 40% ऑफ कॉटन प्रोड्यूस इज सोल्ड 4 लाख एंड कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ विच इज 2,25,000। तो ये अपने पेडी और राइस वाला एग्जाम्पल जो एग्रीकल्चर का करते थे वही है। द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस 60% कॉटन 337,500 एंड मार्केट वैल्यू इज 6 लाख which is used for manufacturing of yarn. Yarn फिर नॉन एग्रीकल्चरल हो गया। आफ्टर इनकरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिस yarn is sold this। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल भी है और कॉम्पोजिट भी है। एक्टिविटी सी, लैंड मेजरिंग 1 एकड़ लेट आउट टू रमेश, वाह मेरे को ही दे दिया, ऑन मंथली रेंटल 15,000 विच इज यूज बाई रमेश। रमेश कहाँ यूज करता है? अगर रमेश एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करेगा तो आपको जो रेंट मिलेगा वो भी एग्रीकल्चरल इनकम, अदरवाइज टैक्सेबल। 50% ऑफ लैंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चरल इनकम, तो रेंट का भी 50% आपके लिए एग्रीकल्चरल हो जाएगा। एंड 50% लैंड नॉन एग्रीकल्चरल, फिर ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा। बेस्ड ऑन द फैक्ट चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। व्हाट इज इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटी ए? आप एमसीक्यूज बहुत सीरियसली कीजिएगा, लिखना तो है नहीं, की पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा और मेरे साथ इतने क्वेश्चंस करने के बाद तो आपका मस्त हो जाएगा दोस्तों। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ए वुड कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चरल इनकम। तो अब हम लोग एक्टिविटी ए पढ़ेंगे। एग्रीकल्चरल इनकम क्या होगा? 5 लाख में बेचा 140, तो 5 लाख माइनस 140, 5 माइनस 1,40,000, so 3,60,000, 3,60,000 is your agricultural income। so दोस्तों ये हो गया। नेक्स्ट है, what amount of income from activity B in respect of sale of cotton would constitute agricultural income and or business income in the hands of किशन। so आपको पूछा है कॉटन का सेल का कितना अमाउंट एग्रीकल्चरल इनकम, बिजनेस इनकम। सो कॉटन का तो पूरा इनकम ही एग्रीकल्चरल आएगा, कॉटन में तो कोई आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। सो चलिए कॉटन का देखते हैं। कॉटन 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 पे देखते हैं। He grows cotton 3 acre land, 40% of cotton produce is sold for 4 lakh। कॉटन बेचा है आपने 4 lakhs पे। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इज 2,25,000, तो 4 लाख माइनस 2.25 कॉटन को बेचने का, 4 माइनस 2.25 तो 1.75, 1,75,000। तो क्वेश्चन क्या बोला है? कॉटन को बेचकर, कॉटन को यूज करेंगे वहां भी एग्रीकल्चर इनकम होगा, बट बेचने पे, तो बेचने पे एग्रीकल्चर इनकम विल बी 1,75,000, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिविटी बी विथ रेस्पेक्ट टू सेल ऑफ यार्न कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चर। यार्न को बेचेंगे तो कुछ कंपोजिट हो गया, कुछ एग्रीकल्चरल होगा एंड कुछ बिजनेस होगा। तो पहले एग्रीकल्चरल इनकम बताते हैं। तो आपको बताया गया था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रॉ मटेरियल यूज करेंगे तो उसका एफएमवी माइनस उसका कॉस्ट विल बिकम एग्रीकल्चरल इनकम। तो देखेंगे 60% जो कॉटन यूज किए हैं उसका कल्टीवेशन का कॉस्ट 337,500 है, 3,37,500 है और इसका मार्केट वैल्यू इसका है 6 लाख, जो यार्न पे यूज किए तो मार्केट वैल्यू 6 लाख। तो ये आ जाएगा आपका एग्रीकल्चरल 6 लाख माइनस 337,500 दैट इज 2,62,500 एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, बिजनेस इनकम यार्न वाला पोर्शन पे
यार्न का सेल्स वैल्यू कितना है, देखो यार्न का सेल्स वैल्यू 8,50,000, मैन्युफैक्चरिंग 1 लाख और मार्केट वैल्यू ऑफ कॉटन। सो आपको याद होगा पेडी राइस वाला सम्स किए थे, नॉन एग्रीकल्चरल पे यार्न को बेचे हैं 8 लाख में, कॉटन से बनाए तो कॉटन का मार्केट वैल्यू विल बिकम कॉस्ट, एंड मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट क्या था, यार्न का मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट 1 लाख, सो माइनस 1 लाख, सो 8 लाख माइनस 6 लाख माइनस 1 लाख, ओके बेचे थे 8,50,000 पे, सॉरी 857, तो 1,50,000। तो यहाँ पे अपना आंसर बना एग्रीकल्चरल 260 to 500 एंड नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस 1.5 लाख। सो ये ऑप्शन बी सही लग रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी। नाउ व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिविटी सी, एक्टिविटी सी देखेंगे, कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चरल इनकम और अदरवाइज इन द हैंड्स ऑफ किशन। तो बेटा एक्टिविटी सी में दिखा था आपने लैंड, वैकेंट लैंड भाड़े पे दिया है, तो अदर सोर्सेज में आएगा, तो ये एग्रीकल्चर 15,000 इंटू 12 इंटू 50%, 15,000 इंटू 12 इंटू 50%, सो 90,000 एग्रीकल्चरल, 90,000 नॉन एग्रीकल्चरल, सो 90 आ जाएगा। और ये घर रहता ना तो वहाँ पे 30% माइनस करते, लैंड है तो कुछ नहीं करना है, तो ये भी ऑप्शंस बहुत अच्छा है। अब 4 90,000 विल बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी 90,000 एग्रीकल्चर एंड 90,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नाउ कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ किशन फॉर 25-26 जीटीआई। तो जीटीआई में एग्रीकल्चरल इनकम नहीं आएगा। सो आइए दोस्तों देखते हैं क्या क्या इनकम हुआ है इनका। यहां से तो जीरो, और बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम अभी अभी निकाले थे, बिजनेस इनकम 1,50,000, 1,50,000 यहाँ से मिल जाएगा आपको, और 90,000 यहाँ से। सो सिंपल होना चाहिए 1,50,000 प्लस 90 दैट इज 2,40,000 दोस्तों। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। सो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस है, आप आराम से इंजॉय करेंगे। सो अपने 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, वी आर इन 4th नंबर क्वेश्चन, 4th पे आते हैं। यस फ्रेंड्स, 4th नंबर क्वेश्चन बेसिकली सैलरी का दिख रहा है, आइए सैलरी चैप्टर एंजॉय करते हैं। Rajesh Sharma, 54 years, Indian citizen, working assistant manager in ABC India, getting basic salary 58,000 per month. He used to travel frequently out of India for office work. He left India uh, from Delhi airport on 5th October and returned to India on 2nd April 26. 5th अक्टूबर को गया और रिटर्न टू इंडिया ऑन 2nd अप्रैल 26। सो 5th अक्टूबर को गया तो ऑलमोस्ट 182 डेज तो क्रॉस हो ही गया। आपको याद होगा 28 सितंबर तक 181 डेज होता है, ये तो 182 डेज, कोई बात नहीं, देखेंगे आगे चलकर। प्रीवियस ईयर 25-26 में डियरनेस अलावेंस 10% ऑफ बेसिक फॉर रिटायरमेंट, बोनस, मेडिकल अलावेंस, reimbursement of medical bill, transfer laptop 15,000, 31st December laptop acquired, 1st October को company charging depreciation life 3 years, reimbursement of salary of servant, professional tax 400 shares, 250 में 350 exercise के डेट मार्केट प्राइस था, short term capital gain on shares of listed, Rajesh has exercise shifting out of default, shifting out of default, and now question is over। अब ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज द मिस्टर राजेश शर्मा रेसिडेंशियल स्टेटस। तो राजेश शर्मा का रेसिडेंशियल स्टेटस तो यहाँ पे रेसिडेंट होगा, कंफर्म रेसिडेंट होगा, क्योंकि वो 28 सितंबर तक, आपको याद ही होगा बहुत सम्स करते 181 डेज हो जाता है,
तो इज रेसिडेंट, वो रेसिडेंट हो गए और सिंस इंडिया में ही काम करते, इंडियन सिटीजन है। सो पहले भी हम लोग इसके पहले के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मान लेते कि वो होलसेल में 6 का बोथ कंडीशन, 7 PPY में 730 डेज, 10 PPY में 2 बार रेसिडेंट हो गया होगा। आइए, इंफॉर्मेशन नहीं है, सो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज राजेश शर्मा रेसिडेंशियल स्टेटस? सो राजेश शर्मा का रेसिडेंट स्टेटस का आंसर देखिए, रेसिडेंट तो है ही बट कैनॉट डिटरमाइन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो ये ऑप्शन भी सही है। इसके पहले वो कहाँ थे क्या थे नहीं बताया, ये भी सही है, बट ये ऑप्शन नहीं रहता तो ROR डाल देते, ROR। तो ये एक नया टाइप का आंसर इंस्टीट्यूट ने जनरेट किया आपके लिए, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है। ये ऑप्शन नहीं रहता ना तो आप लिख देते कि वो इंडिया में पहले होलसेल में था, तो ROR बन जाएगा। तो 1 का इंस्टीट्यूट ने आंसर निकाला है ए। नेक्स्ट, दूसरा, व्हाट इज टैक्सेबल परक्विडिट्स? परक्विडिट्स का वैल्यूएशन करने बोला है। आइए देखते हैं टैक्सेबल परक्विडिट्स क्या क्या है। तो ये अलावेंस है, ये बोनस है, ये अलावेंसेस है, ये रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल। तो परक्विडिट्स में यहाँ पे 15,000 आ गया, 15,000 तो आ गया। आगे देखते हैं, He was also transferred laptop, कंपनी ने लैपटॉप, यूज ऑफ मोबाइल एसेट, ट्रांसफर ऑफ मोबाइल एसेट्स एट नॉमिनल प्राइस। तो यहाँ पे देखे थे ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, मोबाइल एसेट्स एट नॉमिनल प्राइस। तो यहाँ पे अपने पढ़े थे WDV लेस अमाउंट चार्ज विल बिकम योर परक्विडिट्स। और लैपटॉप कंप्यूटर के लिए 50% WDV मेथड, लैपटॉप कंप्यूटर के लिए 50% WDV मेथड था। सो डेप्रिसिएशन करना है आपको फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूज। तो कंपनी ने 31 दिसंबर 25 को बेचा, लैपटॉप कंप्यूटर कंपनी ने 1 अक्टूबर को परचेज किया, ये वाला नो उल्लू बनाविंग। सो कंपनी ने 1 अक्टूबर 22 को 1 लाख में खरीदा था और आपको कंपनी ने बेचा है 31 दिसंबर 25। सो 23 1 साल, 24 2 साल, 23 3 साल, 3 years कंप्लीटेड हो गया। सो लेस 50%, तो ये 50,000 हो गया फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए फिर 50% WDV, तो 25,000 इसका वैल्यू आ गया। थर्ड ईयर के लिए फिर 50% 12,500, तो इसका WDV बना 12,500 और कंपनी ने बेचा आपको 15,000 पे। तो नो परक्विडिट, कोई भी परक्विडिट नहीं हुआ। कंपनी जिस एसेट्स को बेचा उसका WDV 12,500 आपसे ले लिया ज़्यादा, तो इसका परक्विडिट 0 हो जाएगा। इतना मेहनत करा के 0 बन गया, बताओ तो। नेक्स्ट, रिम्बर्समेंट सैलरी 4,000 पर मंथ, तो सैलरी स्टाफ सर्वेंट का 4,000 इंटू 12 48,000, 48,000। आगे बढ़ते हैं, प्रोफेशनल टैक्स मालिक ने दे दिया, तो आपके लिए ये परक्विडिट्स है 2,400। 400 equity shares allotted at the rate 250, market price 350, 350 का माल 250 में दिया, तो 100 रुपीज़ इंटू 400, 400 शेयर्स इंटू 100, तो ये आ गया और 40,000। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये CGA खत्म। तो चलिए दोस्तों इसको प्लस करते हैं, 15,000 प्लस 48,000 plus 2,400 plus 40,000, so this come 105,400, 105,400। so 1 का A, 2 का C, 1 का A, 2 का C और वैल्यू ऑफ परक्विडिट्स नील हो गया था। सो नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। What is the income chargeable the salary in the hands of Rajesh Sharma?
शिफ्टिंग आउट। तो सैलरी में क्या आएगा, तो सैलरी के लिए सबसे पहले बेसिक सैलरी 58,000 इंटू 12, 58,000 इंटू 12, 6,96,000, 6,96,000। फिर उसके बाद एक एक आइटम, डियरनेस अलावेंस 10%, DA 10%, DA 10%, 10%, 69,600। नेक्स्ट बोनस फुल्ली टैक्सेबल है, बोनस 98,000। मेडिकल अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल है 60,000। नेक्स्ट और मेडिकल बिल, ये सब पर पीरियड्स में आ गया। तो पर पीरियड्स का वैल्यू कितना निकाले थे, 105,400। तो ये आपका ग्रॉस सैलरी आएगा। स्वीट 16 1A पे 50,000, नॉर्मल स्कीम पे, डिफॉल्ट स्कीम पे 75, और प्रोफेशनल टैक्स स्वीट 16 3 मालिक देगा तो सैलरी में प्लस और फिर डिडक्शन। तो मालिक ने 2,400 पे किया तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपका 52,400 माइनस। तो चलिए 6,96,000 प्लस 69,600 प्लस 98,000 प्लस 60,000 प्लस 105,400 माइनस 52,400, 976,600। So 976,600 is the answer, 3 का आंसर। दैट्स ग्रेट यारो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टोटल टैक्स लाइबिलिटी चाहिए, और फिर और भी क्वेश्चन है। सो टैक्स लाइबिलिटी के लिए नॉर्मल स्कीम पे तो आपका सैलरी इनकम निकल गया 9,76,600 सैलरी इनकम है। और दूसरा इनकम देखते हैं, फिर उसके बाद टोटल इनकम कैलकुलेट करके और टैक्स कैलकुलेट करेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर्स STT पेड 20% टैक्स लगेगा 94,000। तो STCG 111A का 94,000। सो टोटल इनकम आ गया 94,000 प्लस करके 1,07,600। अब आपको टैक्स मारना है। टैक्स ऑन STCG 94,000 पे 20%, 94,000 पे 20%, दिस कम्स 18,800। और 9,76,600 पे देखते हैं भाई कैसा इंसान है। 54 ईयर सीनियर रहता तो फिर बेसिक एग्जामिशन लिमिट बढ़ जाता। सो 2,50,000 पे निल, और 2,50,000 से 5 लाख तक का इनकम पे 12,500, और 5 लाख से 9,76,600, तो यानी 4,76,600 पे 20%, 4,76,600 पे 20%, 9,5320 प्लस 12,500, ये सब तो आप भी सक जाएंगे। 10,7820 प्लस 1,8800, 12,6620, 4% सेस 13,168,4.8, 13,168,4.8। तो राउंड अप कर देंगे 13,168
680 131 680 131 ओके शेष में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या 18800 plus 107,820 this come 107,820 this come 12620 into 4% 5064 तो 64.8 है तो 65 प्लस कर देंगे 13168 4.8 तो 131,685 हुआ तो 131,680 पे आ जाएगा। क्या गजब वाला 85 है ना तो ये 90 आ जाएगा 131,690 131,690 ऑप्शन सी 131,690 ऑप्शन 3। ये कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसको पहले राउंड अप किया तो यहाँ पे 131,685 आया तो फिर लास्ट फिगर 5 या उससे ऊपर रहेगा तो 131,690 ध्यान देना बच्चा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस पे व्हाट वुड बी टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ राजेश शर्मा फॉर AY 26-27 if he does not exercise option of shifting out डिफॉल्ट स्कीम पे वो पे करना चाहते हैं। तो डिफॉल्ट स्कीम में पे करना चाहते हैं तो आपने जो सैलरी इनकम कैलकुलेट किया था 976,600 इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस और 25,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शंस नहीं मिलेगा तो सैलरी इनकम 976,600 माइनस 25,000 प्लस 2,400 आपका सैलरी इनकम बन जाएगा सैलरी इनकम 954,000 और आपका STCG कितना था देखो ना STCG 94,000 your income will become 1,048,000 सो ये आपका इनकम बन जाएगा और आपको टैक्स लायबिलिटी चाहिए। सो दोस्तों डिफ़ॉल्ट स्कीम में आपको पता है ना 12 लाख तक का इनकम पे आपको रिबेट मिल जाएगा नो टैक्स। बट इस पर जो अमेंडमेंट हुआ था ये रिबेट जो स्पेशल रेट वाला इनकम है स्पेशल रेट वाला इनकम उसके टैक्स पे रिबेट नहीं मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पे STCG वाला था उसके जो टैक्स है उस पर रिबेट नहीं मिलेगा तो आपको ये वाला इनकम पे रिबेट मिल जाएगा बट 94,000 वाला पे रिबेट नहीं मिलेगा इस पे आपको 20% टैक्स देना ही पड़ेगा। सो 94,000 पे 20% 18,800 और इस पे सेस लेकर 19,552 आ रहा है तो 19,550 ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अपने अमेंडमेंट का एक लेक्चर लिया गया था ना इनकम टैक्स का वहाँ भी ये डिस्कस किया गया था स्पेशल रेट वाला इनकम LTCG 112A जितने भी 112, 112A 111A कैजुअल इनकम ये सब स्पेशल रेट वाला इनकम पे आपको रिबेट नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये अच्छा समय प्रैक्टिस करना आप लोग पढ़े भी होंगे फिर भी आगे प्रैक्टिस करना है आपको अच्छी तरह से। नाउ केस सिनेरियो 5 हर एक लेक्चर में मैं 5-5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा दिस द लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करूंगा फिर उसके बाद बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पार्ट 2 में फिर पार्ट 3 में पार्ट 4 में ऐसे करके 3-4 पार्ट में मैं सारा सिनेरियो बेस्ड और आप भी इमीडिएटली प्रैक्टिस कर लेना।
नाउ केस सिनेरियो नंबर 5 पे आते हैं, ये भी सैलरी का है। हार्दिक एज 45 ईयर्स, अपॉइंटेड चीफ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन स्काई इंडिया लिमिटेड मुंबई 1 Feb 25 को। पे स्केल का समय 35,000, 3,500, 65,000। एवरी ईयर 1 Feb को आपका सैलरी 3,500 इंक्रीज हो जाएगा। is paid dearness allowance 40% forming part of retirement benefit. He has given rent free unfurnished accommodation 1 October को दिया है मालिक ने, ध्यान रखना। एंड कंपनी पेज लीज रेंट, कंपनी ने रेंट पे किया है 5,000 पर मंथ। He has been provided with car above 1.6 liter, car above 1.6 liter capacity which is used by him for private purpose. कार private purpose के लिए है। Cost of car is 8 lakh and monthly expenses 5,000 paid by Malik. Car is owned by employer. He pays lump sum premium 120 toward health insurance self and his wife फॉर 48 मंथ्स अकाउंट पे चेक। ये 80D का बहुत अच्छा बताया गया था आप लोगों को। कोई लमसम प्रीमियम देते तो जितने प्रीवियस ईयर में वो पॉलिसी एप्लीकेबल रहेगा उतने प्रीवियस ईयर में डिवाइड करके डिडक्शंस लेंगे। इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया था। ही कंट्रीब्यूटेड 152 PPF। हार्दिक वांट्स टू पे टैक्स डिफॉल्ट रिजीम पे देना चाहते हैं। बेस्ड ऑन द फैक्ट सिनेरियो चूज मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। अब हम लोग अच्छी तरह से क्वेश्चंस पढ़ेंगे फिर से। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन? तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, अनफर्निश्ड घर दिया है मालिक ने रेंट पे लेकर, तो हम लोग पढ़े थे लोअर होगा। लोअर क्या चीज का बेटा? रेंट। और मुंबई में है तो इसका पॉपुलेशन भी नहीं देखना है। रेंट और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। तो देखते हैं दोस्तों रेंट क्या है। रेंट 1 अक्टूबर से दिया है, तो ध्यान रखना 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स के लिए दिया है। तो मालिक ने रेंट पे किया है 5,000, तो 5,000 इंटू 6 रेंट हो गया, दिस विल बिकम 30,000। एंड सैलरी, सैलरी के मीनिंग पे तो आपको पता ही है, बेसिक सैलरी, डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। इस क्वेश्चन पे और क्या है, परक्विजिट्स नहीं आएंगे, दोनों आएंगे, बट बेसिक सैलरी को लेके तो थोड़ा सा लोचा है। तो आइए पहले लोचा को सोल्व करेंगे और डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 1 Feb 25 को आपने नौकरी ज्वाइन किया, तो वहाँ पे आपका सैलरी 35,000 पर मंथ था। फिर भगवान जी के आशीर्वाद से 1 Feb 26 को आपका सैलरी 3,500 बढ़ जाएगा, 38,500 पर मंथ। सो दोस्तों हमारा अक्टूबर 25 से मालिक ने घर दिया, अक्टूबर 25 में सैलरी रहेगा 35,000, नवंबर में भी 35,000, दिसंबर में भी 35,000, जनवरी में भी 35,000 और फरवरी में 38,500 और मार्च में 38,500। सो वी कैन से 35,000 इंटू 4, 35,000 इंटू 4 1,40,000 और 38,500 इंटू 2 77,000। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी 2,17,000 हो जाएगा बेसिक सैलरी। सो ये क्लियर है पहले। नाउ डीए, डीए भी चाहिए, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। ये डीए कहीं पे दिखा था, डीए 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 एंड रिटायरमेंट बेनिफिट। सो डीए ले ली जाइए 40% इंटू 40%, 86,800, दोनों को प्लस कीजिए 303,800। तो मिल गया दोस्तों आपको 303,800 का 10%, 303,80।
So value of rent free unfurnished accommodation will be lower of rent और 10% ऑफ सैलरी। तो 30,000 दिख रहा है। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर कैन बी क्लेम एज डिडक्शंस 80D में, 80D में शिफ्टिंग आउट। सो जब लमसम होता है ना, लमसम, तो जो अमाउंट पे किए हैं, अमाउंट कितना पे किए, 1,20,000 बाई नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, जितना साल पॉलिसी चलेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस पे एक क्वेश्चन आप लोग क्लास में भी किए थे। सो नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर ध्यान से देखना। 1 अक्टूबर 25 को पॉलिसी लिया 48 मंथ्स के लिए। 1 अक्टूबर 25 को लिया 4 साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए। तो 26, 27, 28, 29, तो ये 30 सितंबर 29 तक चलेगा। तो कितने प्रीवियस ईयर इन्वॉल्व हुए, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29 और ये आएगा 29, 30, 5 ईयर्स। सो धोखा मत खाना, ऐसे दिखेगा तो 4 साल 3 साल लगेगा, बट वो 2 प्रीवियस ईयर में स्प्रेड हो जाता है ना, तो सब में डिडक्शंस मिलेगा। तो 120 डिवाइडेड बाई 5, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सब किए होंगे, फिर भी प्रैक्टिस में रखना। 24,000, 24,000, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हाट वुड बी द परक्विजिट वैल्यू फॉर कार। कार का परक्विजिट वैल्यू क्या होगा। सो कार का परक्विजिट वैल्यू टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज है, अदरवाइज मालिक फ्री में कार देगा, गरीब लोगों को तो नॉट टैक्सेबल। इस बार के आपके एग्जाम पे तो आपको तो पता ही है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का डेफिनेशन पे अमेंडमेंट है, अच्छा से देखिएगा। और फॉरेन में मेडिकल ट्रीटमेंट पे भी कुछ लिमिट चेंज हुआ है, ग्रॉस टोटल इनकम का, वो भी चेक कीजिएगा। इस पे अच्छी तरह से हमने रील्स बना के भी डाल दिया है और आपको क्लास में भी करवाया गया है, और अमेंडमेंट में भी के जो सेक्शन था उसमें भी किए हैं। सो चलिए, कार तो टैक्सेबल होगा क्योंकि वो रिच पर्सन है। आइए देखते हैं कार के बारे में। ये हैज बीन प्रोवाइडेड कार प्राइवेट पर्पस, प्राइवेट पर्पस के लिए मालिक गाड़ी देगा, तो कार के लिए 10% पर एनम 80,000, और मालिक जितना खर्चा करेंगे सब, ड्राइवर वेबर सब। तो यहाँ सिंपल है, 80,000 यहाँ से आ जाएगा, और मंथली 5,000, तो 60,000 यहाँ से आ जाएगा, तो 1,40,000। तो ये ऑप्शन वैल्यू ऑफ परक्विजिट फॉर कार विल बी 1,40,000, ऑप्शन डी। नाउ would you advise Mr. Hardik to exercise option to shift out default tax regime। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, पहले नॉर्मल स्कीम पे टोटल इनकम निकाल के टैक्स कैलकुलेट करना है, फिर डिफॉल्ट स्कीम पे टोटल इनकम कैलकुलेट करके टैक्स कैलकुलेट करना है। तो सैलरी में बेसिकली स्टैंडर्ड डिडक्शंस का ही डिफरेंस यहाँ दिख रहा है, और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, और डिफॉल्ट स्कीम में जाएंगे तो आपके पास 80D वाला डिडक्शंस भी नहीं है, 80C वाला भी डिडक्शंस नहीं है। डिफॉल्ट स्कीम में 3 डिडक्शंस याद होगा, CCD2, CCH2, ATJJAA, बस 3 ही डिफॉल्ट पे मिलेगा। तो यहाँ पे पहले नॉर्मल स्कीम में आपको कैलकुलेट करना है, नॉर्मल स्कीम पे। तो बहुत अच्छा से देखिएगा, टैक्स लायबिलिटी अंडर नॉर्मल प्रोविजन, पहले डिफ़ॉल्ट पे ही कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट पे इंस्टीट्यूट ने किया है। सैलरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलावेंस नो प्रॉब्लम। घर का वैल्यू 30,000 MCQ 1 पे निकाले थे, और मोटर कार MCQ 3 पे निकाले थे। ग्रॉस सैलरी 75,000, आपका इनकम आ गया 690 to 800, स्पेशल रेट वाला इनकम नहीं, सब रिबेट मिल जाएगा, टैक्स लायबिलिटी निल। वाओ, नॉर्मल प्रोविजन पे आपका इनकम 690 to 800 था, सैलरी इनकम। इससे स्टैंडर्ड डिडक्शंस यहाँ पे 50 मिलेगा, 75 माइनस हुआ तो 25 प्लस 80C का डिडक्शंस 1,50,000 मिल जाएगा।
80D का डिडक्शन 24,000 मिल जाएगा, 543,800 आपका टैक्स बनेगा इतना। सो नॉर्मल स्कीम में 22,110 टैक्स है और डिफॉल्ट स्कीम पे टैक्स नील है। तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, शिफ्ट आउट होना चाहिए, येस और नो। वुड यू एडवाइज हार्दिक टू एक्सरसाइज ऑप्शन टू शिफ्ट आउट? नो, डिफॉल्ट स्कीम से शिफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। मिस्टर हार्दिक शुड नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट और डिफॉल्ट सिंस एज पर दिस हिज टैक्स लायबिलिटी विल बी निल। सो दोस्तों ऑलमोस्ट 55 मिनट्स पे अपने 5 सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज कवर किए हैं। आप जरूर से प्रैक्टिस करना। आई होप बहुत सारे प्रोविजंस रिकॉल हो गया होगा। और जहाँ जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया, माइनर, मैरिड डॉटर और डीम्ड में नहीं होके क्लबिंग आएगा, रिबेट स्पेशल रेट वाला पे रिबेट नहीं मिलता है, और 80D देखे थे अभी, 80D भी बहुत अच्छा पॉइंट था। एग्रीकल्चर का भी बहुत अच्छा सम सेट किया है इन्होंने। आप लोग जरूर से सारे लेक्चर्स अच्छा से देखिए, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से अपना कमेंट देना है आपको एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है सो डैट ये अभी अभी पब्लिश हुआ है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। ओके, टेक केयर, बाय बाय।